हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो मोबाइल स्मार्ट रिपेयर। सभी दोस्तों को फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो हम लोगों का जो यूएफआई का ट्रेनिंग चल रहा है वो पार्ट 4 खत्म हो चुका है। आज के डेट में हम पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं ईएमसी टूल बॉक्स के ऊपर। ठीक है, यूएफआई का जो ईएमसी टूल बॉक्स होता है उसी के ऊपर। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम ईएमसी टूल बॉक्स करेंगे सिंपली से ओपन। ठीक है, ओपन करने से पहले हम एक चीज़ आपको बता दें, ईएमसी जो टूल बॉक्स हम काम कर रहे हैं उससे पहले ईएमसी क्या होता है। हम लोग तो सब लोग ईएमसी टूल बॉक्स के पीछे भाग रहे हैं। ये ईएमसी को प्रोग्रामिंग करना है, ईएमसी को क्लास करना है, ईएमसी को अनलॉकिंग करना है, लेकिन हम ईएमसी को बारे में बेसिक नॉलेज हर किसी के पास नहीं होता है। तो हम मेरा कुछ नॉलेज आपको शेयर करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में मत काटिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें हर एक चीज़ छोटा छोटा पॉइंट आपको बताएंगे। ईएमसी टूल बॉक्स बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें एक वीडियो में हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम पार्ट पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, आज का पार्ट है हमारा ईएमसी टूल बॉक्स के ऊपर, जो ईएमसी होता क्या है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने रेडी किया हूँ। आपके सामने एक पीसीबी दिख रहा है, जिसके अंदर एक सीपीयू लगा हुआ है और एक ईएमसी लगा हुआ है। जो सीपीयू है वही हमारा सेट का प्रोसेसर है, और जो मेमोरी जैसे बोलते हैं, हमको फ़ोन मेमोरी जिसको बोलते हैं, हम उसको ईएमसी बोलते हैं। ठीक है, तो ईएमसी के अंदर होता क्या है, उससे पहले हम जान लेते हैं ईएमसी कितने टाइप का आता है और ईएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ईएमसी का फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कंट्रोलर। ठीक है, जिसके अंदर रैम और रोम दोनों पैक में आता है, जिसको हम एसआईपी चिप भी बोलते हैं। बहुत सारा सेट है ऐसे, सैमसंग है, उस हॉनर का कुछ कुछ सेट है जिसमें रैम और रोम अलग से लगा रहता है। कभी कभी आपको याद होगा, दो सीपीयू के ऊपर दो आईसी लगा है, एक रैम है और एक प्रोसेसर है, और साइड में जो उसका है ईएमसी है। तीन पार्ट में लगा रहता है, और कभी कभी किसी किसी सेट में दो लगा रहता है, खाली प्रोसेसर रहता है और ईएमसी रहता है। ठीक है ना, तो उससे पहले हम जान लेते हैं ईएमसी कितने टाइप होता है। ईएमसी फिलहाल जो रनिंग चल रहा है 6 टाइप आ रहा है, BGA 162 और BGA 186। ये दोनों दिखने में सेम है और इसका एडाप्टर भी दोनों सेम है। और BGA 153 और 169, इसमें देखने का भी सेम है और एडाप्टर भी सेम है। यूएफआई बॉक्स का जो एडाप्टर आता है सेम है। और BGA 221 ये अलग दिखता है, और BGA 254 ये अलग दिखता है। ठीक है, तो हम इस आईसी को कनेक्ट कैसे करें यूएफआई से। यूएफआई से कनेक्ट करने का दो जरिया है। एक, आप इसका जो एडाप्टर आता है उसके दौरान कनेक्ट कर सकते हो, उसके मदद से कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरा आता है आपका आईएसपी। आईएसपी के लिए आपको डेटा कुछ कनेक्शन चाहिए होता है, जिसके माध्यम से हम ईएमसी को कनेक्ट करते हैं। लेकिन डेटा जीरो, सीएमडी, सीएलके, वीसीसी, वीसीसी ये हम क्यों जोड़ेंगे। ज़्यादातर सेट में डेटा जीरो, सीएमडी, सीएलके और ग्राउंड जोड़ने से काम हो जाता है, लेकिन हम जोड़ेंगे क्यों। और उसके जोड़ने का और एक जरिया है, जो इसका आईएसपी अडाप्टर आता है, इसके माध्यम से हम आईएसपी कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको जोड़ेंगे क्यों और ईएमसी के अंदर होता क्या है। किसी ने कोई सवाल नहीं किया, मेरे मन में ये सवाल आया था, तो मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मेरा जो व्यूअर्स है, ये स्टूडेंट है, उन सबको बता दें। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं ईएमसी के अंदर होता क्या है। मैंने एक फ़ोटो के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ईएमसी के अंदर ऐसे कुछ लगा रहता है, ईएमसी कंट्रोलर रहता है, पीएमयू रहता है, जो मेन मेन चीज़ वो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारा चीज़ लगा रहता है उसके अंदर। जो बेसिक नॉलेज के लिए मेन मेन जो चीज़ है हमको वही जानना है। और एलपीटी डीडीआर जो रैम एक लगा रहता है, और नंड फ्लैश लगा रहता है। ईएमसी के अंदर नंड फ्लैश और रैम
और EMC कंट्रोलर और PMU लगा रहता है, ठीक है। और NAND फ्लैश के अंदर बहुत सारा पार्टीशन रहता है, इसके लिए हम बेसिक जो पार्टीशन है वही बता रहा है आपको। देख सकते हो यहाँ पे बूट 1, बूट 2, RPMB, यूज़र पार्टीशन, ठीक है। हम जो EMMC का प्रोग्रामिंग या EMMC का जो काम करते हैं वो हम NAND फ्लैश इसी पार्टीशन के अंदर हम काम करते हैं, ठीक है। हम जब EMMC को इरेज करेंगे तो इसी NAND फ्लैश चिप को इरेज करेंगे और इसके अंदर पार्टीशन बनाएंगे, उसके अंदर ही हम फ्लैशिंग करेंगे या प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, पीसी में जो BGA बॉल होता है उसके माध्यम से कनेक्ट करते हैं। और EMMC के अंदर जो पॉइंट पिन आउट होता है, जो बॉक्स में आप लगाते हो EMMC को, तो कनेक्ट कैसे करता है, कनेक्ट करता है ये देख सकते हो डेटा 0, CMD, CLK, VCC Q, VCC और ग्राउंड, ठीक है। इसी के माध्यम से हम बॉक्स के हेल्प लेके, सॉरी एडाप्टर से हेल्प लेके हम इसको कनेक्ट करते हैं। और इसका भी आईएस पिन आउट होता है, इसमें बहुत सारा NC वाला पॉइंट होता है जिसमें कुछ काम नहीं होता है, और कुछ पॉइंट ऐसा होता है जैसे VCC Q, VCC, CMD, CLK, डाटा 0, ठीक है। हम इसके माध्यम से इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसका फ्लैशिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और एक मध्यम है लगाने के लिए, ये एक ऑप्शन है, अगर आपका यूज़र डेटा बहुत लंबा चौड़ा है तो हम इसके माध्यम से उसको चढ़ा सकते हैं, मतलब राइट कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसको भी हम बताएंगे इसको काम कैसा करना है या कुछ करना है। और फोटो में आपको बताया था कुछ TP पॉइंट के बारे में, जो एडाप्टर के ऊपर लगा रहता है TP पॉइंट, वो किस काम में आता है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम EMMC टूल बॉक्स के ऊपर चलते हैं। EMMC टूल बॉक्स के ऊपर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार पूरा ऑप्शन को थोड़ा देख लेते हैं। EMMC जनरल है हमारा, ये नंबर 1 हमारा EMMC जनरल आ रहा है। और यहाँ पे नंबर 2 पे प्रोग्रामिंग का जो पेज खुल रहा है उससे ऊपर देख सकते हो VCC ऑटो, VCC Q ऑटो, क्लॉक ऑटो, बस ऑटो और डायरेक्ट EMMC ISP। जो ISP एडाप्टर होता है उसको कनेक्ट जब बोर्ड से डायरेक्ट वायर से कनेक्ट करते हो तब आपको यहाँ पे टिक लगा के कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप एडाप्टर में IC लगा के कर रहे हो तो इसमें टिक नहीं लगाने का, टिक लगाने का ज़रूरत ही नहीं। और यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है TP बोल, जो TP पॉइंट किस काम आता है वो भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे दिख रहा है जो नंबर 2 पे है हमारा प्रोग्रामिंग के नीचे है ब्रांड सिलेक्शन का ऑप्शन है। और यहाँ पे देख सकते हो आप तीसरा नंबर पे हमारा आ रहा है EXT CXT होता क्या है, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। उससे पहले हम बेसिक नॉलेज के लिए थोड़ा बता देते हैं। जैसे मोबाइल के एक IME नंबर होता है, ऐसे EMMC का भी सीरियल नंबर होता है जो EXT CXT की फाइल के अंदर होता है। और यूज़र डेटा जिसके अंदर आप यूज़र का जो यूज़ करते हो डेटा वगैरह, फ़ोटो वगैरह, उसके अंदर ये सब रहता है, ठीक है। और बूट 1, बूट 2 और RPMB, ठीक है। बूट 1 बूटिंग के काम आता है, बूट 2 भी बूटिंग के काम आता है। RPMB क्या काम आता है, RPMB के ऊपर ही हम एक वीडियो बनाएंगे खाली अलग से, RPMB होता क्या है। और आता है GPT-1, GPT-2, GPT-3, GPT-4, ठीक है। और नीचे आ रहा है आपका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला ऑप्शन पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे बूट पार्टीशन, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है डिवाइस नॉट बूट एनेबल, ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है। ये किस काम में आता है वो भी हम आपको बताएंगे। बूट साइज, RPMB साइज, यहाँ पे देख सकते हो राइट पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज बूट साइज और डिसेबल परमानेंट राइट प्रोटेक्शन, स्मार्ट रिपोर्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो डंप EMMC फ्रेमवेयर, EMMC फैक्ट्री रीसेट, रिस्टोर CID। जो CID होता है उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, CID क्या होता है, CID हम किस चीज़ के काम आता है, ठीक है। और राइट CID, अपडेट EMMC फ्रेमवेयर। जो TP पॉइंट आपको बताए थे
टीपी पॉइंट का काम क्या होता है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। टीपी पॉइंट का काम होता है ईएमएमसी फर्मवेयर जो होता है उसको अपग्रेड करने के लिए टीपी पॉइंट का इस्तेमाल कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे है नन टेस्ट, और यहाँ पे है रीड, यहाँ पे राइट, यहाँ पे वेरीफाई, यहाँ पे इरेज, और यहाँ पे ब्लैंक चेक, ठीक है ना। तो हम जनरल का पूरा ऑप्शन देख लिए। हम अभी चलते हैं यूज़र पार्ट में। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको यूज़र पार्ट, यूज़र पार्ट के अंदर जनरल आ रहा है और ब्रांड सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे पार्टीशन का पूरा फॉर्म दिख रहा है, पार्टीशन का बॉक्स दिख रहा है, पार्टीशन शो करेगा। नीचे आपका वेरीफाई, इरेज, रीड, राइट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं हम फैक्ट्री इमेज में। फैक्ट्री इमेज के आने के बाद यहाँ पे फैक्ट्री इमेज में भी आपको दिखाएगा पार्टीशन का एक टेबल बता रहा है, पार्टीशन का एक टेबल बता रहा है। यहाँ पे ब्रांड सिलेक्शन का ऑप्शन, और यहाँ पे रीड, रीपार्टीशन, यहाँ पे रीड और राइट, ठीक है। और यहाँ पे आप जानते हो सपोर्ट जो होता है, तो यूएमसी का जो फाइल डाउनलोड करने का प्रोसेस होता है, हम फाइल डाउनलोड कर सकते हो ईओफाई का सर्वर से, वो सपोर्ट में काम आता है। तो हम सिंपली आपको एक ईएमसी लेके आइडेंटिफाई करके हम आपको दिखाते हैं। तो पहले चलते हैं ईएमसी जनरल टैब में, ठीक है। ईएमसी अडेप्टर में हमने एक BGA221 कनेक्ट किया है, तो इसको हम सिंपली करेंगे आइडेंटिफाई। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका एक नोटिफिकेशन है, सिलेक्ट डिवाइस मैनुअली, और यहाँ पे कुछ नंबर शो कर रहा है। हम इसको सिंपली करेंगे ओके, ठीक है। ओके करने के बाद हम पूरा एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। इसका जो आइडेंटिफाई करने के बाद जो पूरा ये आया, इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हो पावर सप्लाई डुअल वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पे कार्ड टाइप BGA हाई इंटेंसिटी ईएमसी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कौन सा कंपनी का लगा हुआ है। यूएमसी बहुत सारा कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, और जैसे सैमसंग हो गया, एसके हाइनिक्स हो गया, और किंगस्टोन हो गया, ऐसे बहुत सारा कंपनी है जो ईएमसी रेडी करता है। तो ये मेरा लगा हुआ है एसके हाइनिक्स का ईएमसी, ठीक है। और नीचे आपको दिख रहा है प्रोडक्ट नेम, ईएमसी का जो नेम होता है प्रोडक्ट नेम, और इसका वर्जन आ रहा है, रिवर्सन आ रहा है 5, ये 5 वाला वर्सन, और इसका यूएमसी का सीरियल नंबर आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डेट बता रहा है, और यहाँ पे आ रहा है आपका CID नंबर। ये CID होता क्या है, और CID चेंज कैसे करें, CID चेंज क्यों करना पड़ता है, वो हम आपको भी बताएंगे। और आपको यहाँ पे देख रहा है CSD, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो EXT और CXT रिवीजन यहाँ पे आ रहा है 1.8 MMC भी 5.1, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है आपका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यूएमसी का जो हम नांट के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं, वो इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जब भी कोई यूएमसी अगर आप आइडेंटिफाई करोगे, या ISP के दौरान आइडेंटिफाई करोगे, या फॉर्मेट करने से पहले आपको पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है, ठीक है। आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हो नोटपैड में, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बूट 14096 KB, ठीक है ना। ये बूट 1 का जो पार्टीशन होता है, यहाँ पे जो बूट 1 का पार्टीशन 4096 KB, बूट 2 का पार्टीशन है 4096 KB, ठीक है ना। और यहाँ पे RPMB का साइज है इसका 4096 KB, और इसका यूज़र एरिया 29.12 GB, मतलब इसमें 32 GB लगा है। 32 GB मेमोरी में हर बारी कम दिखाता है, मतलब 32 GB नहीं हो, 16 GB हो, या 8 GB हो, या 4 GB हो, इसमें पूरा का पूरा नहीं दिखाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है कैश साइज 1 MB, और हार्डवेयर रीसेट फंक्शन 1। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन
0x48, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी अगर ISP के दौरान आप अनलॉकिंग करते हो तब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। इसके लिए आइडेंटिफाई करने के बाद ही आपको पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, और बूट 1, बूट 2 और RPM, ये 4 चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और लास्ट में और एक चीज़ है, बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल फॉर बूट, मतलब अब मेरा जो EMMC है वो बूटिंग के कंडीशन में है फिलहाल, ठीक है ना। अभी जो प्रोसेसर आ रहा है HDM वाला प्रोसेसर, इसमें बूट नॉट इनेबल, सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ना, डिवाइस इट नॉट बूट इनेबल आ रहा है, और यहाँ पे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x00 आएगा, ठीक है। अभी का जो HDM वाला जो प्रोसेसर आ रहा है उसमें दिखाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और नीचे दिख रहा है आपको, अगर आप मेरा EMMC प्रोग्रामिंग किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसके अंदर देख सकते हो एंड्रॉयड सिस्टम इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, मतलब हम EMMC जो जिस मॉडल के हिसाब से प्रोग्रामिंग किए थे उसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो रहा है। ये मॉडल है Oppo A83, ठीक है। और इंटरनल स्टोरेज 8 GB बता रहा है। ये 8 GB क्यों बता रहा है, मेरा तो 32 GB है, और यहाँ पे 8 GB क्यों बता रहा है। 8 GB इसीलिए बता रहा है, हम प्रोग्रामिंग करने के बाद कुछ टेम्प फाइल क्रिएट होता है, ठीक है। टेम्प फाइल क्रिएट होने के बाद ही मेरा मेमोरी यहाँ पे कम शो करता है, इसके लिए हमको EMMC को रिसाइज करना पड़ता है। और यहाँ पे दिखा रहा है आपको अनइनक्रिप्टेड। इसमें एक चीज़ आपको बता दें, अगर आपका कोई भी सेट अनइनक्रिप्टेड बताता है तो आप उसको इजीली अनलॉक कर सकते हो विदाउट डेटा लॉस, ठीक है। अगर इनक्रिप्टेड बताएगा रेड कलर का, तब आप यहाँ पे विदाउट डेटा लॉस इसका अनलॉकिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल एक टूल रेडी हुआ है जो मैंने इससे पहले रिव्यू दिया था, वो बता रहा है, उसका दावा है, वो बोल रहा है क्या, वो इनक्रिप्टेड डिवाइस का भी विदाउट डेटा लॉस अनलॉकिंग कर सकता है। तो देखते हैं आगे अपडेट होने के बाद वो क्या कर पाता है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए UEFI में ऐसा कुछ आ नहीं रहा है जो विदाउट डेटा लॉस आपका अनलॉकिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपका EMMC अनइनक्रिप्टेड बताया तभी हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम पूरा का पूरा EMMC का देख लेते हैं फिर से एक बार। यहाँ पे यूज़र पार्ट पे चलते हैं। यूज़र पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, अभी आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे पूरा का पूरा पार्टीशन शो हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा कंप्लीट पार्टीशन शो हो गया। यहाँ पे आप सिक्योरिटी बैकअप भी ले सकते हो, या पूरा जितना सारा पार्टीशन है पूरा सिलेक्ट करके ऐसे रीड करके रख सकते हो। पहले एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कोई भी हैंडसेट का अगर आप EMMC का काम करते हो या ISP से कनेक्ट करके काम करते हो, 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहले तो आपका सिक्योरिटी फास्ट बैकअप लेना है। सिक्योरिटी बैकअप कैसे लेते हैं ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसका जो पार्ट 6 आएगा उसमें हम बताएंगे आपको सिक्योरिटी बैकअप कैसे लिया जाता है, ठीक है ना। एक पहला चीज़ हो गया सिक्योरिटी बैकअप लेना, और दूसरा चीज़ है आपका यहाँ पे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसमें, ये 2 चीज़ ध्यान रखना है। एक सिक्योरिटी बैकअप रीड करना है, और यहाँ पे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखा रहा है वो पहले देख लेना है EMMC को कुछ काम करने से पहले। और बाद में चलते हैं फैक्ट्री इमेज में, ठीक है ना। अभी फैक्ट्री इमेज में अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। ये आइडेंटिफाई होने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे ब्रांड सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि इसका जो EMMC था ये मीडियाटेक CPU के ऊपर लगा हुआ था, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑटो सिलेक्टेड हो गया यहाँ पे। इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए आपका जो फर्मवेयर होता है जो आप नेट से डाउनलोड करते हो, जो स्कैटर फाइल से हिसाब से आता है, मीडियाटेक का जो है, क्वालकॉम तो रॉ प्रोग्रामिंग पैच से हिसाब से आता है, और SPD का पैक फाइल के हिसाब से आता है। तो यहाँ पे स्कैटर फाइल डाल के आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं EMMC में। EMMC के पहले हमको जो सिक्योरिटी बैकअप लेना है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले
और एक चीज़, अब बैकअप लेना चाहते हो, इसका डंप बैकअप, डंप बोलते हैं जिसको हम, उसको हम बैकअप कैसे लें। डंप बैकअप के लिए अगर आपका खाली बूट पार्टीशन, EXT CXT और यूज़र डेटा है भी चलेगा और नहीं है भी चलेगा, आपको कोई भी एक यूज़र डेटा बैकअप लेना चाहिए। पहले तो हम लोग का जो कैलकुलेशन था वो, अगर 4 GB है आपका तो 512 डंप लेना था। अभी एक्सक्लूसिव डाटा का ऑप्शन आ चुका है इसमें, और अगर 8 GB होता तो उसमें 2 GB बैकअप लेना पड़ता है, 16 GB होता तो उसमें 4 GB लेना पड़ता है, 32 GB होता है, मतलब जितना है उसका हिसाब से आपको लेना पड़ता है। मतलब 4 के हिसाब से आपको आधा लेना पड़ता है, ठीक है ना। 1 GB भी ले सकते हो, 2 GB भी ले सकते हो। बैकअप आप यूज़र डेटा कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर सेट रन होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। उसके लिए आपको या तो ऑटो पे रीड करना पड़ेगा, या तो एक्सक्लूसिव यूज़र डेटा रीड करना पड़ेगा, तभी आपका यूएमसी विदाउट फैक्ट्री इमेज से फ्लैश करने से, फैक्ट्री इमेज दे के आपको फ्लैश करने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास एक्सक्लूसिव डेटा है तो, एक्सक्लूसिव यूज़र डेटा रहेगा तो आपका सेट ऐसे ही ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम EXT CXT बैकअप कैसे ले और यूज़र एरिया बैकअप कैसे ले, बूट 1 बूट 2 बैकअप कैसे ले और RPM भी बैकअप कैसे ले, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ आपको बैकअप लेके दिखाते हैं। EXT CXT हम बैकअप लेने के लिए EXT CXT हम क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे और यहाँ पे सिंपली करेंगे रीड, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है हम देख लेते हैं। पहले देख सकते हो यहाँ पे EXT CXT साइज 512 बाइट्स का है और फाइल सेव हो गया बैकअप ओप्पो A3s, मतलब जिस ब्रांड का अगर ब्रांड शो होता है आपका तो उसी फोल्डर के अंदर उसका बैकअप रीड हो जाता है। तो हम इसको सिंपली करेंगे यहाँ पे क्लिक। तो EXT CXT के फाइल तो मेरा रीड हो चुका है, उसके दौरान एक इंफॉर्मेशन वाला फाइल आ गया है इसमें। तो हम इसको सिंपली करते हैं यहाँ पे ओपन। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे EXT CXT रिवर्जन जो आ रहा है उसमें खाली पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है और CID वगैरह जो है वो सब आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे बूट 1 बूट 2 और RPM भी और यूज़र डेटा पहले भी बता चुके थे। इसके जो EXT CXT का फाइल होता है वो आपका eMMC का पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, ठीक है। अब खाली EXT CXT डाल के अगर आईसी को रिमूव करके मोबाइल पे लगाते हो या फैक्ट्री फर्मवेयर से फ्लैश करते हो तभी आपका सेट ऑन हो जाएगा। आपको बूट 1 बूट 2 या यूज़र डेटा नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो होगा, ठीक है। हम ट्रिक के लिए बता रहे हैं आपको। और यहाँ पे देख सकते हो आइडेंटिफाई फिर से एक बार करते हैं हम। बूट पार्टीशन इज एनेबल फॉर बूट, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जब भी हम आइडेंटिफाई होने के बाद यहाँ पे आ गया बूट पार्टीशन एनेबल फॉर बूट। यहाँ पे हम अगर चेंज करेंगे यूज़र एरिया एनेबल फॉर बूट, ठीक है। ये CPU के हिसाब से होता है, मीडियाटेक के हिसाब से होता है बूट पार्टीशन 1 इज़ एनेबल, और क्वालकॉम के हिसाब से होता है यूज़र एरिया एनेबल फॉर बूट। ऐसे CPU के हिसाब से इसका बूट पार्टीशन चेंज होता रहता है, ठीक है ना। और यूज़र पार्ट में आप बैकअप लेने के लिए फ़िलहाल तो इसके अंदर मेरा कोई सिक्योरिटी बचा नहीं है तो हम आपको बैकअप लेके दिखा सके। तो चलिए हम इसको अनलॉकिंग कैसे करें उसको एक बार जान लेते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद अगर इसको eMMC ISP के दौरान कनेक्ट करो या बॉक्स में लगाओ, लगाने के बाद अगर अनलॉकिंग करना है आपको, खाली आपको eMMC जनरल छोड़ के यूज़र एरिया पार्ट में जाना है। यूज़र एरिया पार्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्पेशल टच जो दिख रहा है, स्पेशल टच को आपको ओपन करना है, ठीक है ना। स्पेशल टच को क्लिक करना है। स्पेशल टच को क्लिक करने से पहले यहाँ पे कुछ छिड़खानी करने से पहले सबसे पहले आपको सिक्योरिटी बैकअप रीड करना है और डंप रीड करना है, ठीक है। उसके बाद ही आप कुछ
करें तो बेहतर है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो रिसाइज यूजर डाटा, और यहाँ पे क्लियर यूजर लॉक और क्लियर एफआरपी फैक्ट्री रीसेट, ओप्पो मास्टर क्लीन, वीवो मास्टर क्लीन, और म्यूजी का जो साइट आता है उसका अकाउंट रिमूव करने के लिए, और शाओमी का जो आता है एमआई क्लाउड अकाउंट रिमूव करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फैक्ट्री रीसेट करोगे आप तो उसका यूज़र डेटा वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर। अगर ओप्पो वीवो का आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे जाके ओप्पो मास्टर क्लीन में क्लिक करके आप यहाँ पे वाइप डेटा एंड ऐप कर सकते हो। तो आपका कुछ वाइप डेटा होगा और ऐप भी होगा, और वाइप डेटा ओनली करोगे तो आपको वाइप डेटा हो जाएगा। वाइप ऐप डेटा ओनली, अगर कोई ऐप का जो डेटा होता है वो वाइप मतलब इरेज करना है तो वाइप डेटा कर सकते हो, और फॉर्मेट डेटा भी कर सकते हो। तो हम लोग जो करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए वाइप डेटा एंड ऐप डेटा करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जल्दी भी होता है और फेल्ड होने का कोई चांस भी नहीं रहता है। ठीक है ना, और वीवो का भी सेम प्रोसेस है, आप वाइप डेटा एंड ऐप डेटा भी कर सकते हो। और अगर आपका एफआरपी रहेगा तो यहाँ से आप क्लियर एफआरपी भी कर सकते हो। ठीक है ना, और एमआई अकाउंट शाओमी का जो क्लाउड लॉक होता है वो रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपको रीसेट एमआई अकाउंट लॉक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो दोस्तों आज हमने क्या देखा, ईएमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है और ईएमएमसी का काम कैसे होता है वो हम आपको दिखाए। ठीक है, और अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको ईएमएमसी का जो आरपीएमबी और ईएक्सटी सीएक्सटी और सीआईडी वाला जो ऑप्शन है वो क्या होता है और किस चीज़ के में काम आता है, और यूज़र पार्ट में आप किस किस सिक्योरिटी फाइल को रीड करेंगे, और फैक्ट्री इमेज डाल के आप कैसे फैक्ट्री फर्मवेयर ईएमएमसी के ऊपर चढ़ाएंगे वो हम आपको पार्ट 6 में बताएंगे। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और नीचे हमारा टेलीग्राम का एक चैनल है उसमें भी आप जोड़ सकते हो। उसमें आपको पूरा दिन अपडेट रहता है, उसमें आपका कोई भी फोरम का न्यू पोस्ट वगैरह सब कुछ मिलता है। अगर रिक्वेस्ट में आपको कोई डंप चाहिए होता है तो डंप भी वहाँ पे मिलेगा, फ्रेमवेयर का लिंक भी मिल जाएगा आपको। और नीचे और भी एक है हमारा डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, फिलहाल तो ग्रुप फुल है, तो आप उसमें भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।